मैं विदेश में नौकरी करता था। एक दिन एक अरबी आदमी मुझे अपने साथ अपने घर ले गया और बोला, आज से तो मेरी अपाहिज बीवी की देखभाल करेगा। और उसके बदले वह मुझे बहुत ज़्यादा पैसे दे रहा था। मैं खुशी खुशी राजी हो गया, रोज़ उसके अपाहिज बीवी की देखभाल करता। एक दिन उसकी बीवी ने मुझसे जो कहा, उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो औरत तो लंगड़ी होने के बावजूद भी अपनी बेटा देख, तेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और इसके लिए 3 लाख लगेंगे। तेरे पास पैसे हैं तो भेज दे, हमारे पास तो कोई पैसे नहीं हैं। जितनी जल्दी हो सके पैसा बंदोबस्त कर दे। तेरी बहन की शादी करनी है और तेरा छोटा भाई वह अपना कारोबार करना चाहता है। माँ मुझे हमेशा की तरह नए नए खर्चे बता रही थी। मैंने माँ से कहा कि ठीक है, बंदोबस्त करने की कोशिश करता हूँ। जब पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा तो मैं आपको फ़ोन कर दूँगा। यह कहकर फ़ोन एक साइड पर रख दिया। हर हफ्ते अपने घर कॉल सिर्फ इसलिए करता था ताकि उनकी खैरियत जान सकूं और अपना हाल बता सकूं। लेकिन इस 15 मिनट की कॉल में हर कोई अपनी अपनी फरमाइश मेरे सामने रख देता था। कभी किसी ने मुझसे यह नहीं पूछा था कि तुम कैसे हो, वह कैसे रह रहे हो, कोई मुश्किल हो तो पेश नहीं आ रही। तुम्हें सबको लगता है बाहर की कमाई काफ़ी ज़्यादा होती है और वहाँ बहुत ही ऐश और आराम की ज़िंदगी होती है। हालांकि ये हकीकत इससे कोसों दूर थी। जब मैं पहली बार विदेश आया था तब से लेकर अब तक बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। पहले कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ा और उसके बाद बहुत सी मुश्किलों से जाकर नौकरी लगी थी। इतनी तनख्वाह नहीं थी कि मैं यहाँ किसी महंगी जगह पर रह सकता था, इसलिए 2 कमरे की छोटी सी फ्लैट में अपने 5 दोस्तों के साथ रह रहा था। हमें एक साथ रहने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। मैं दो जगह नौकरी करता और फिर कहीं जाकर मेरे पास में महीने के आखिरी में 80 या 90 हज़ार जमा हो पाते। मैं थोड़े से पैसे अपने खर्चे के लिए रखकर बाकी सारे घर भिजवा देता, लेकिन सब शिकवा करते कि तुम हमें सारे पैसे नहीं भिजवाते, बल्कि ज़्यादा अपने पास रखते हो और थोड़े से भेजते हो। माँ हमेशा कहती कि फला खर्चा है, खर्चा है। तुम्हें अपने बहन भाइयों का ध्यान नहीं है, तुम्हारा बाप बीमार है और तुम जानबूझकर पैसे छुपा कर रख रहे हो। ये सब सुनकर तो मेरा दिल दुख से भर जाता था, क्योंकि मैं यहाँ जितनी मुश्किल से जी रहा था वो ही मुझे पता था। सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ रहने वाले हर परदेसी की यही सच्ची और असल दास्तान थी। सारे रिश्तेदार यही समझते कि हम यहाँ रहकर बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, मगर हकीकत में तो यहाँ धक्के खा रहे थे। कभी कभी दिल करता था कि वापस अपने देश चला जाऊं, लेकिन एक तरफ हकीकत यह भी है कि जब पीछे हमारा खानदान वालों को बाहर की कमाई की आदत लग जाती है तो वह हरगिज नहीं चाहते कि हम अपनी मुश्किलात छोड़कर वापस अपने वतन आ जाएं। मेरे छोटे भाई ने पहले ही कई बार कारोबार के नाम पर मुझसे पैसा लिया था। मैंने इतनी मुश्किलों से पैसा जमा करके उसे भिजवाए और उसने इधर उधर उड़ा दिए। हमेशा कहता है कि कारोबार डूब गया, हालांकि वह इस पैसों को अपने दोस्तों पर उड़ा देता था। मैं पापा के इलाज के लिए हर महीने अच्छे खासे पैसे अलग से भेजता था, लेकिन वो पैसे कहाँ जाते थे मैं नहीं जानता था। कुछ ही महीने हुए थे कि मैं यहाँ एक कंपनी में अच्छी नौकरी शुरू कर ली थी। तनख्वाह का मसला तो हल हो गया था, लेकिन इतने ही खर्चे और भी बढ़ गए थे। गलती यह की कि घर पर भी बता दिया था कि मेरी नौकरी अच्छी जगह लग गई है और वहाँ तनख्वाह भी बहुत ज़्यादा है। अब माँ को तो और पैसे चाहिए थे। मैं जानता था कि यह मेरी बहन भाई हैं जो माँ के जरिए अपनी ख्वाहिशें मुझ तक पहुँचाते हैं। ना चाहकर भी मुझे ये सब मानना पड़ता था। मेरे पास 1 रुपया भी जमा नहीं हो पा रहा था। अब माँ ने कहा था कि भाई को कारोबार करने हैं और पापा का ऑपरेशन भी है। अब मैं इतने पैसे कहाँ से लाता? बहन की शादी भी करवानी थी। इन्हीं दिनों में सोच रहा था कि कोई और नौकरी ढूंढूं जहाँ काफ़ी ज़्यादा पैसा हो। मैंने अपनी कंपनी में काम करने वाले दूसरे लोगों से भी इस बारे में बात की और उनसे कहा कि अगर कहीं कोई और नौकरी हो तो मुझे बताना, मैं 2 टाइम नौकरी कर लूँगा, बस किसी भी तरह मुझे पैसे जमा करने थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मेरा इरादा था कि मुझे कोई भी काम मिलेगा तो मैं फ़ौरन उसे कर लूँगा और जितनी जल्दी हो सके पैसे जमा करके माँ को भिजवा दूँगा ताकि वह मेरे पापा का ऑपरेशन करवा ले। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि पापा का ऑपरेशन करवाया जाएगा। मुझे डर भी लग रहा था कि मेरी मेहनत के पैसे कहीं और न उड़ा दिए जाएं। एक दिन मेरे दोस्त ने बताया कि मैं जिस मालिक के यहाँ काम करता हूँ उसे एक लड़की की ज़रूरत है। तुम कल उसके पास चले जाना, वह तुम्हें काम समझा देगा और अच्छे खासे पैसे भी देगा।
यह सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। अगले दिन सबसे पहले मैं उस शख्स के पास गया और उससे कहा कि मैं काम करने के लिए आया हूँ। मैंने सुना है कि आप किसी लड़के को कामकाज के लिए ढूंढ रहे हैं। उस शख्स ने मुझसे कहा कि हाँ, मैं ढूंढा तो रहा हूँ, लेकिन किसी काबिल और भरोसेमंद लड़के को। अगर तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगे और अच्छे से काम करोगे तो मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगा और तुम्हारी मदद भी करता रहूँगा। रहने का बंदोबस्त भी मेरे यहाँ ही होगा। बोलो, क्या तुम भरोसे के काबिल हो? मैंने कहा, आप मुझे आजमा कर देख लीजिए। इस वक्त मुझे काम की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए मैं हर शर्त मानने को तैयार था। और यह तो मुझे रहने की जगह भी दे रहा था। अच्छा था मुझे अपने ढेर सारे दोस्तों के साथ ना रहना पड़ता, वरना वहाँ रहना बहुत मुश्किल था। मैंने मालिक को झट से हाँ कर दी और अगले दिन से मैं अपना सामान लेकर उस शख्स के पास उसके घर आ गया। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें मेरी बीवी का ध्यान रखना होगा। वह अपाहिज है, इसका पूरा पूरा ख्याल रखना, किसी चीज़ की कमी मत होने देना। अगर मुझे शिकायत मिली तो तुम्हारी नौकरी तो जाएगी, बल्कि उसके साथ साथ मैं तुम्हें सज़ा भी दूंगा। मैंने मालिक से कहा कि मेरा वादा है, आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वो मुतमईन होकर चला गया। उसने मुझे बताया कि वह कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा है, लेकिन वो फ़ोन पर मुझसे संपर्क में रहेगा। उसे उसी वक्त निकलना था। मैं मालिक के उस आलीशान घर में खड़े हैरत से देख रहा था। इतना आलीशान घर तो मैंने पूरे जन्म में कहीं नहीं देखा था। काश मेरे पास भी इतना बड़ा घर होता और इतने पैसे होते, लेकिन मैं तो एक छोटे से गांव का रहने वाला था और बहुत ही गरीब था। और मेरे पापा मुझे का काम करते थे। जब मैं छोटा था तो पापा से कहता था कि मैं बड़ा होकर आपका हाथ बटाऊंगा, लेकिन पापा कहते तू पढ़ाई कर, मैं नहीं चाहता कि तू भी बड़ा होकर मेरी तरह मोची बने। तू देख रहा है ना कि हमारे घर के हालात कितने मुश्किल हैं। आजकल मोची का काम अच्छा नहीं चलता और ना ही इस काम में कोई ज़्यादा पैसे हैं। मुझे और कोई काम काज करना नहीं आता, इसलिए जैसे तैसे करके मैं यही काम कर रहा हूँ। मगर मैं चाहता हूँ कि तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और अच्छी जगह नौकरी करे। अच्छी की ख्वाहिश पर मैंने स्कूल में हमेशा अव्वल आना शुरू कर दिया। पापा मुझसे हमेशा खुश रहते थे। मेरे 6 बहन भाई और भी थे, लेकिन इसमें से 3 की मौत हो चुकी थी बहुत बचपन में ही। गांव में एक बीमारी फैली थी जिसकी लपेट में मेरे 3 बहन भाई भी आ गए और उन तीनों की मौत हो गई। अब हम 4 बहन भाई थे। माँ मेरे छोटे भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो हद से ज़्यादा लाडला था और बिगड़ा हुआ भी। पापा अक्सर माँ से कहते थे कि तुम्हारा प्यार इसको बिगाड़ रहा है, इसलिए इसकी हर बात पर हाँ किया ना करो। आगे जाकर ज़िंदगी में इसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन माँ हमेशा अब की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती और बोलती कि नहीं, यह तो मेरा लाडला बेटा है और अभी छोटा भी है। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें मत किया करें, देखना बड़ा होकर यह हमारा नाम रोशन करेगा। माँ भाई से बहुत प्यार करती थी, लेकिन हमेशा मुझे जिम्मेदारी के एहसास दिलाती रहती थी। अगर कभी मैं किसी चीज़ के लिए जिद करने लगता तो कहती कि तुम बड़े हो, तुम अगर जिद करोगे तो तुम्हारे छोटे बहन भाई भी जिद करेंगे। और जिस चीज़ को मैं पसंद करता था वो मेरे छोटे भाई को लेकर दे देती थी। मैं इस नाइंसाफ़ी पर अक्सर खामोश हो जाता और पापा के पास जाकर छुप जाता। पापा भी जानते थे कि मेरे साथ ज्यादती होती है, लेकिन माँ किसी भी की नहीं सुनती थी। उन्हें मेरे छोटे बहन भाई से बहुत प्यार था। मैं पापा के बहुत करीब था और उनकी मुश्किलात को भी बहुत ही करीब से मैंने देखा था। मैंने हमेशा दिल में सोचा था कि बड़े होकर पापा का हाथ बटाऊंगा और उनकी मुश्किलात वो कम करूंगा। जब मैंने मैट्रिक किया तो पापा ने मुझसे कहा कि तुम शहर के कॉलेज में जाकर पढ़ाई शुरू कर दो, लेकिन शहर जाकर वहाँ हॉस्टल वगैरह का खर्चा करना हमारे बस की बात नहीं थी। इसलिए मैंने बहुत ही नरमी से पापा से कुछ समझाया और इस बात से इनकार कर दिया। पापा से मैंने कहा कि मैं किसी जगह नौकरी कर लूँगा, आप परेशान मत हो, मुझे का काम नहीं करूँगा, मगर जब तक मेरे पास पैसे नहीं होंगे तब तक मैं शहर में जाकर पढ़ नहीं सकता। पापा भी मेरी बात को समझ गए थे। मैंने गांव के करीबी एक कस्बे में नौकरी करना शुरू कर दी। ज़्यादा पैसे तो नहीं मिलते थे, लेकिन घर के खर्चे में पापा का हाथ आराम से बटा रहा था। उन्हीं दिनों मुझे एक लड़की ने बताया कि बहुत से लोग मुल्क से बाहर नौकरी करने के लिए जाते हैं और अपने घर वालों का खर्चा उठाते हैं। बाहर का नाम सुनकर तो मेरी आंखें चमक गई। आधे से ज़्यादा लोग हमारे मुल्क में ऐसे ही हैं जिनका दिल करता है कि वो बाहर जाकर बस जाएँ और वहाँ जाकर खूब पैसे कमाएँ, मगर हकीकत से अनजान होते हैं। वह मैं भी ऐसी ही ख्वाब आंखों में सजाए बैठे था कि मैं बाहर जाकर खूब पैसा कमाऊंगा। माँ को जब मैंने इस बारे में बताया तो माँ भी खुश हो गई
और रोजाना मुझसे पूछती कि तू कब बाहर जा रहा है। मगर मैं तो माँ से कहता कि माँ, बाहर जाना इतना आसान नहीं है, उसमें भी काफ़ी पैसा लगेगा। पापा ने मुझे समझाया कि ऐसा मत करो, अपने मुल्क में ही रहो, वहाँ तुम्हें किसी मुश्किल का सामना करना पड़ा तो तुम क्या करोगे। लेकिन माँ ने कहा ऐसी बातें मत क्या करें, बहुत से लड़के बाहर कमाने के लिए जाते हैं और अच्छे पैसे घरों पर भेजते हैं। आपको नहीं पता, हमारे गांव में पहले एक औरत रहती थी, उसका बेटा भी बाहर मुल्क गया था और वहाँ से इतना ज़्यादा पैसे भेजता कि उन्होंने शहर में बड़ा सा घर बना लिया था। पापा ने कहा कि तुम शायद यह भूल गई हो, उसका बेटा वहाँ पर किस हाल में रह रहा था। जब वो वापस आया तो उसके घर वालों ने उसकी परवाह नहीं की, उन्हें सिर्फ उसके पैसों से मतलब रह रहा था। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की ज़िंदगी इस सब के पीछे ख़राब हो जाए। माँ और पापा की बहस से मैं निराश हो गया और छत पर आकर बैठ गया। मैं संजीदगी से सोच रहा था कि बाहर जाकर काम करूं, यहाँ रहकर तो मुझे ज़्यादा अच्छे पैसे नहीं मिल रहे थे, शायद बाहर मुझे अच्छे पैसे मिल जाएं। मैंने कुछ लड़कों से बातचीत करना शुरू कर दी और उनसे मालूमात देने लगा कि बाहर जाकर किस तरह से रहा जाएगा और क्या क्या इंतजाम करने होंगे। उसमें अच्छा खासा पैसा लग रहा था। माँ ने इधर उधर लोगों से कर्जा लिया और अपना जेवर बेच दिया और यूँ पैसे का इंतजाम हो गया। पासपोर्ट वीज़ा वगैरह का झंझट ख़त्म हुआ तो माँ बहुत खुश हुई थी। वो हर वक्त मुझसे कहती कि अब तुम बाहर जाओ, वहाँ जाकर खूब सारे पैसे कमाकर हमें भेजना। मैंने माँ से कहा कि ठीक है, मैं आप लोगों को हर महीने पैसे भेजूंगा। लेकिन पापा इस सब से खुश नहीं थे। जिस दिन मैं विदेश गया था मुझे लग रहा था कि जैसे मेरे इर्द गिर्द पैसों के पैसे हैं। वहाँ टैक्सी वाले से बातचीत की तब मुझे पता चला कि हकीकत क्या है। यहाँ लोग काम करने के लिए मारे मारे फिरते हैं, बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और मैं तो बिना नौकरी कंफर्म किए ही यहाँ पर आ गया था। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी नौकरी लगी है या नहीं। सब ने यही कहा था कि जाओगे तो फ़ौरन से नौकरी लग जाएगी। लेकिन 1 महीना मैं यहाँ पर भटकता रहा, फिर बहुत मुश्किल से मेरी नौकरी लगी थी। मैं कभी फुटपाथ पर सोता तो कभी बेघर लोगों की पनाहों में। मैं क्या करता और कोई चारा भी नहीं बचा था। सच तो यह था कि मैं यहाँ आकर पछता रहा था। अपने घर पर मैं यही कहता कि अभी नौकरी नहीं मिली, लेकिन यह नहीं बताया कि मैं बेघर हूँ। मगर पिछले से माँ कहती कि तू झूठ बोलता है, इतने पैसे देकर मुझे भेजा है तो तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो। तेरी नीयत बदल गई है, हमें जल्द से जल्द पैसे भेज। मैं माँ को कैसे यकीन दिलाता कि मैं यहाँ पर खुद भटक रहा हूँ। फिर बड़ी मुश्किल से मेरी नौकरी लगी तो मैंने पहली तनख्वाह घर भिजवाई और फिर यह सिलसिला चल निकला। मैं अपने लिए पैसे बचा ही नहीं पाता था, सब पैसे घर भेजता जाता था। कभी भाई कोई फरमाइश कर देता तो कभी बहन। इतने सालों में भाई कई बार कारोबार की कोशिश कर चुका था और इसी बहाने से मुझसे पैसे मांगता रहता। एक बार भी उसने यह नहीं बताया कि मुझसे लेके पैसों को वो कारोबार के बहाने कहाँ लगाता है। हमेशा कहता है कि उसको नुकसान हो गया है और दोबारा पैसे चाहिए। एक दिन तो मैंने उससे मना ही कर दिया था। कहने लगी तू कौन होता है मना करने वाला, मैंने अपना जेवर बेच कर तुझे वहाँ भेजा है। मैंने माँ से कहा कि मैं उन जेवरात के पैसे आपको पहले ही भेज चुका हूँ और आपने उनसे भी ज़्यादा महंगे जेवरात खरीद लिए हैं। अब आप मुझे इस बात का ताना मारें कि मैं भी तो आपका बेटा हूँ। मगर कोई मेरी बात समझने को तैयार नहीं था और किस्मत ने मुझे यहाँ इसी मालिक के घर में लाकर खड़ा कर दिया। अभी मैं वहीं खड़ा इधर उधर देख ही रहा था कि तभी एक नौकर वहाँ आया और उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने उससे अपना नाम बताया कि मेरा नाम राज है और मुझे मालिक ने यहाँ काम के लिए रखा है। वो मुझे सब साथ लिए एक कमरे में चला गया और कहने लगा कि यहाँ मालकिन रहती है, मालकिन की बीवी, तुम्हें उनकी देखभाल करनी है, वह लंगड़ी है, खुद से चल फिर नहीं सकती, बहुत से कामों में उन्हें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। बाकी उनकी जाति कामों के लिए एक और नौकर यहाँ पर मौजूद है। मैं समझ गया और मैं चुपचाप उस कमरे से बाहर खड़ा हो गया। उस नौकर ने हिदायत की थी कि जब तक वह खुद अंदर ना बुलाए तब तक मैं अंदर ना जाऊँ। मेरा काम चुपचाप उस कमरे के बाहर खड़े होकर अंदर मौजूद औरत की आवाज़ का इंतजार करना था। उसे कभी बाहर टहलने के लिए जाना होता तो उसकी व्हील चेयर घसीट कर बाहर लेकर जाना मेरा ही काम था। थोड़ी देर के बाद उसने मुझे आवाज़ दी और कहा कि मुझे बाहर ले चलो, मुझे खुली हवा में सांस लेना है। मैं उसे लिए गार्डन में आ गया और उसे पूरे गार्डन में घुमाने लगा। अगले दिन मालिक आ गया। उसने मुझसे कहा कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ।
और ढेर सारे पैसे भी दिए। मैंने झट से उस पैसे को इंडिया में अपने घर भिजवा दिया ताकि पापा का ऑपरेशन करवाया जा सके, और माँ को सख्ती से हिदायत की कि इन पैसों के से पापा का ही ऑपरेशन करवाना है। भाई के लिए मैं पैसे अलग से भेज दूंगा। मैंने साथ में ही अपने एक दोस्त को भी हिदायत कर दी कि जो मेरे गांव में ही रहना था, कि मैंने अपने घर वालों को पैसे भिजवाए हैं। तुम इस बात का खास ख्याल रखना कि मेरे घर वाले मेरे पापा का ऑपरेशन करवाएंगे। उनसे मुझसे वादा किया था कि वो यह काम कर देगा। मुझे उस पर भरोसा था पूरा, और मैं यह भी जानता था कि अगर वह पापा के इलाज का ध्यान रखेगा तो उन पैसों को भाई के फालतू के खर्चों में खर्च नहीं करेगी। इधर मैं मुतमईन शाह मालिक के घर में काम कर रहा था। मालिक ने मुझे फिलहाल तो 2 महीने काम पर रखा था। उसकी बीवी का रवैया बहुत ही अजीब लगता था। यूँ लगता था दोनों की कभी बनती ही नहीं थी। मैंने कभी भी मालिक को उसके करीब रहते या उससे बात करते देखा ही नहीं था। वो भी मालिक का ही जिक्र नहीं करती थी, बस खामोश रहती थी और चुपचाप दीवारों को घूरती रहती थी। यूँ लगता था जैसे वो यहाँ पर कैदी हो। इस घर में किसी का ज़्यादा आना जाना भी नहीं था, सिर्फ नौकर होते थे। मालिक भी कभी कभी आता था। ज़्यादातर वह अपने बिजनेस वगैरह के लिए शहर से बाहर ही रहता था। वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसका बिजनेस दूसरे मुल्कों में भी फैला हुआ था। मैंने सुन रखा था कि वह बहुत ही जालिम शख्स है, लेकिन मेरे साथ वो बहुत अच्छा था। और वह वहाँ पर काम करने वाले एक नौकर ने एक दिन मुझसे कहा कि कभी भी कोई गलती मत करना, क्योंकि अगर तुमने कोई गलती की तो मालिक तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगा। जितना वो अच्छा नजर आता है उससे कई गुना ज़्यादा वो बुरा है। जरा जरा सी गलती की वो इतनी भयानक सज़ा देता है कि तुम सोच भी नहीं सकते। उसकी बातें मुझे डराने के लिए काफ़ी थी, लेकिन आज तक तो कभी भी उसने मुझे कुछ नहीं कहा था। वो हमेशा मुझसे मुस्कुरा कर बात करता। एक दिन उसने अपने घर में बहुत बड़ी दावत रखी और मुझसे कहा कि तुम पूरा वक्त ध्यान रखना कि मेरी बीवी कमरे से बाहर ना निकले। अगर वो तुमसे बोले भी तो तुम उसे कमरे से बाहर मत लेके आना, क्योंकि मेहमानों के सामने वो आकर घबरा जाती है। मैं नहीं चाहता कि किसी को कोई दिक्कत हो। मैंने मालिक की बात समझकर सर हिला दिया और उसकी बीवी के कमरे में बाहर खड़ा हो गया। उसकी बीवी ने कई बार मुझसे कहा कि मुझे बाहर लेकर जाओ, यहाँ मेरा दम घुट रहा है, लेकिन मैंने उससे मना कर दिया और कहा कि मालिक ने सख्ती से हिदायत की है कि आपको बाहर ना लेकर जाए। जब मेहमान चले जाएंगे उसके बाद मैं आपको ले जाऊंगा। मेरी बात सुनकर वो हताश होकर रहेगी। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन मैं क्या करता, मेरी नौकरी का सवाल था। और अगर मैं मालिक का हुक्म ना मानता और उसकी बीवी को बाहर ले जाता तो मालिक सबके सामने मुझे भयानक सजा देता। इसलिए मैं किसी न किसी तरह उसकी बीवी को समझा बुझा दिया कि अभी अंदर रहें, जब मेहमान जाएंगे तभी बाहर लेकर जाऊंगा। अगले दिन जब मैं काम पर आया तो देखा उस औरत के चेहरे पर बहुत से निशान थे। मैंने उससे पूछा कि यह किस चीज़ के निशान हैं, क्या तुम्हें चोट लगी है? वो आहिस्ता से सर हिला कर के रह गई। मुझे मालूम से ज़्यादा चुप लग रही थी, मगर मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किए और अपने काम में लग गया। मुझे मालिक के घर काम करते हुए कुछ दिन गुजरे थे कि एक दिन उसकी बीवी मुझसे कहने लगी कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैंने उससे कहा कि तुम्हें मेरी कैसी मदद चाहिए? अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो तुम मालिक से कहो। मगर वो फ़ौरन से घबरा गई और मुझसे कहने लगी कि नहीं, मालिक से कुछ मत कहना। अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो बता दो। उसके रवैये पर मैं हैरान हुआ और उससे पूछा, ऐसा क्यों? मैं मालिक से बात क्यों नहीं कहूँ? उसने मुझे बताया कि वो तुम्हारा मालिक बहुत ही जालिम इंसान है और मुझे बहुत मारता है। तुम मुझे यहाँ से निकाल लो, उसके जुल्म से बचा लो। वो रोते हुए मेरे आगे गिड़गिड़ा रही थी, मगर मैं हैरान होने लगा। मैंने उससे कहा कि वो तो तुम्हारा पति है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? और मैंने तो उसे कभी भी तुम्हें हाथ लगाते भी नहीं देखा था। आखिर तुम यहाँ से क्यों बाहर जाना चाहती हो? उस औरत ने कहा कि तुम्हें भी यही लगता है ना, वो सबसे झूठ बोलता है। वो मेरा पति है। दरअसल उसने ज़बरदस्ती मुझे यहाँ रखा हुआ है। मैं उसकी बीवी नहीं हूँ। वो बहुत ही जालिम है, लोगों के सामने मेरे पास नहीं आता, लेकिन बाद में आकर मुझे खूब मारता है। ना जाने उसे मुझसे क्या मसला है। मेरे आगे पीछे ऐसा कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सके। यहाँ सारे नौकर इस बात को जानते हैं कि यह मेरा पति नहीं है, बस अपनी जुबान पर यह बात लाने से डरते हैं। इंडिया से तो मैं यहाँ काम ढूंढने के लिए आई थी। मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ आकर फंस जाऊँगी। एजेंट ने मुझे गैरकानूनी तौर पर इंडिया से यहाँ पहुँचाया था। यहाँ आकर मेरी हालात इतनी बुरी हो गई थी, 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा था। हर वक्त डर लगा रहता था कि कहीं पुलिस न पहुँच जाए और मुझे पकड़कर जेल में न डाल दे।
फिर किसी आदमी से मुझे इस शख्स के बारे में पता चला जो लोग दूसरे मुल्कों से गैरकानूनी तौर पर यहाँ आते हैं या उनकी मदद करता है, बल्कि मदद के बहाने उनके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ता है। उसने मेरी कानूनी दिक्कत हल किए और उसके बाद ज़बरदस्ती अपने यहाँ काम करने के लिए कहा या अपने कारोबारी आदमियों के सामने मुझे पेश करता था। मुझे इस काम से घिन आती थी। जब मैंने इनकार किया तो इसने मुझे खूब मारा पीटा। एक दिन मैं इसके घर से भाग निकली और भागते भागते बीच सड़क में मेरी टक्कर एक गाड़ी से हो गई और इस हादसे में मैंने अपनी दोनों टांगें खो दी। और जब इस आदमी को पता चला कि मैं उसके घर से भाग गई हूँ तो उसने फ़ौरन अपने बंदों को भेजा और मुझे वापस घर बुलवा लिया। यही मेरा इलाज करवाया और एक कमरे में कैद करके रख दिया। उसे पसंद नहीं है कि कोई उसके सामने किसी भी बात से इनकार करे, इसलिए उसने मुझे सज़ा के तौर पर यहाँ रख लिया है। लोगों को लगता है कि वह मेरा ख्याल रखने के लिए मुलजिमों की तनख्वाह देता है, दरअसल कि वह मुझ पर नज़र रखने के लिए ऐसा करता है। सबको यही लगता है कि मैं उसकी बीवी हूँ। हकीकत में मेरा उससे कोई भी रिश्ता नहीं है, बस उससे ज़बरदस्ती मुझे यहाँ रखा हुआ है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। अब मैं उसे यहाँ से कैसे निकालता? कोई तरीका नहीं था। मुझे हर हाल में उसे यहाँ से निकालना था। वो मेरी हम वतन थी और बहुत ही बुरे हाल में थी। मैंने उससे वादा किया कि मैं कुछ न कुछ बंदोबस्त कर लूँगा, तुम परेशान मत हो। अगले कई दिनों तक मैं इस बारे में सोचता रहा। फिर मुझे किसी ने बताया कि मुझे अदालत जाना चाहिए, वहाँ जाऊँगा तो ज़रूर बात बनेगी और यह आदमी कभी कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने सारे सबूत इकट्ठे किए और चुपके से अदालत चला गया और जब केस चला तो उस शख्स को मुजरिम करार पाया गया। मुझे और उस औरत को ऊपर वाले ने सही सलामत यहाँ से इंडिया जाने की इजाज़त दे दी और मैं खुशी खुशी उस औरत को लिए इंडिया वापस आ गया। जब घर वालों ने मुझे देखा कि मैं किसी औरत के साथ आया हूँ तो मेरी माँ ने खूब शोर मचाया कि तुमने हमारे पीठ पीछे एक औरत से शादी कर ली और हमें बताया ही नहीं। मुझे कुछ बात कहने का मौका ही नहीं मिला। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं वाकई इससे शादी कर लूँ। जैसे मैंने अपने घर वालों के लिए अपना सारा आराम खो दिया था, अब मेरी बारी थी कि मैं आराम और सुकून से रहूं। और वो औरत भी बहुत सी अजब ज़िंदगी जी रही थी। वो लंगड़ी थी, यहाँ कोई उसे कबूल ना करता। मैंने उससे शादी कर लिया और माँ को भी बिल्कुल पसंद नहीं थी, मगर पापा ने मेरे फैसले का सहारा कि तुमने बहुत ही अच्छा फैसला किया। अब मैंने सोचा कि मैं इंडिया में रहकर ही कमाऊँ, चाहे पैसे कम हो या ज़्यादा, मैं आराम से गुजारा कर लूँगा। मगर मेरे घर वाले बहरहाल मुझे अभी खुश नहीं है, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश हूँ। ज़रूरी नहीं कि बाहर की ज़िंदगी ऐशो आराम की ज़िंदगी हो, बल्कि असल ज़िंदगी तो अपनों के साथ में हो, जहाँ आपको सुकून मिले, वहीं आपकी असल ज़िंदगी होती है। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, अपने ख्याल रखिए।